साथियों, मैं आने से पहले दर्जनों सवाल मेरे दिमाग में थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन नजीब की माँ के आंसुओं ने फिर इन सवालों का जवाब बंद कर दिया। लेकिन मैं किसी से नजीब की गायब होने पर अफसोस करने के लिए नहीं कहूँ, और ना मैं चाहूँगा कि किसी की आंखों में आंसू है। मैं चाहूँगा कि सबकी आंखें गुस्से से लाल हों और मुट्ठियाँ बंधी हों। तो मेरा गुस्सा नाजिब 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 नाजिब, तो तेरा गुस्सा नाजिब 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 नाजिब। हमारे विश्वविद्यालय के दिनों के साथी प्रकाश करत यहाँ पर हमने कॉमरेड प्रकाश ने लगभग साथ ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। मुझको 2 साल से भी ज़्यादा समय आपातकाल में भी और आपातकाल के बाहर भी जेल में जाने का मौका मिला है। आपातकाल में हर 14 दिन के बाद हम हाथों में हथकड़ी लगवा के मेरठ जेल से गाजियाबाद आते थे, और हजारों वकील, मिलने वाले लोग हमें अच्छा खाना खिलाते थे और फिर भेजते थे। ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ पुलिस कस्टडी में होते हुए जो कन्हैया और उसके साथियों के साथ हुआ, जबकि आपातकाल लगा हुआ। कल मुझको और चले गए शशि थरूर जी रामनाथ गोयनका अवार्ड में प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में थे, वो आपातकाल के दिनों की याद कर रहे थे। हालांकि हम तो 19 महीने मेरठ जेल में रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नागरिक आज़ादी के लिए 24 घंटे थाने में भी नहीं बैठा। आपकी जानकारी के लिए ऐसा कोई उस समय का नौजवान नहीं था जो गैर कांग्रेसी राजनीति का हिस्सा था जो जेल ना गया, छोड़ करके श्री नरेंद्र मोदी। और वो आपातकाल के बुरे दिनों की याद दिला रहे थे। साथियों, मैं कॉमरेड प्रकाश से शेयर करना चाहता हूं कि इतने बुरे दिन वो भी नहीं थे जितने बुरे दिन शायद मेरे से वो इत्तेफाक रखेंगे इस बात को, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया उस समय नहीं थी। अनडेमोक्रेटिक कायदे कानून थे, अखबारों पे प्रतिबंध थे, लेकिन छात्रों पर जुल्म जातियां थी, लेकिन जात और मजहब पहचान करके जुल्म जातियां उस जमाने में नहीं होती थी। मुझको हैदराबाद में जाने का मौका मिला। जिस तरह की घटनाएं जेएनयू में घटी हैं, और मैंने राज्यसभा में भी कहा, मेरे काफी तकरार भी हुई। आपातकाल के दौरान भी प्रकाश गवाह हैं आप कि यहाँ भी कई ऐसे लोग थे जिनकी पुलिस को तलाश थी, लेकिन वाइस चांसलर उस जमाने में ऐसे थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को मना कर दिया कि नहीं, ये सब बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, खबरदार अगर पुलिस ने कैंपस के अंदर आकर के छापेमारी। और अब वाइस चांसलर खुद ही जाकर के थाने में रपट दराज कराते हैं कि अमुक अमुक छात्र नेता फला फला जगह। हमारे जमाने में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये नए मिजाज की पार्टी है, नए मिजाज की हुकूमत। मुझको एक संक्षेप करना चाहता हूं। 1973 का एक किस्सा है जो सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो तानाशाही विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और फासिस्ट जो हुकूमत के जो नजरिए होते हैं उनको जानने के लिए जरूरी है। कानपुर की घटना है। उस समय आरएसएस के चीफ थे बाला साहब देवरस, और जो बौद्धिक प्रमुख थे वो कोई मिस्टर जोशी थे। जब सारा उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया तो जो 15-20 बच्चे ऐसे थे जो नए भर्ती हुए थे, उन्होंने कहा कि बाहर तो आप कह रहे थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ मिलकर रहना है, देश सबका है, और अंदर जो आपने प्रवचन दिया है वो तो बाहर वाले प्रवचन से अलग है। ये दो बात आप क्यों कह रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात बाला साहब देवरस ने कही जो उनके दिल की बात थी। उसने कहा अच्छी और सच्ची बात कहने का भी वक्त नहीं आया। जिस दिन अच्छी और सच्ची बात कहने का वक्त आएगा हम कहेंगे। और दोस्तों, मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं,
वो वक्त शायद अब आ पहुंचा है जब वो सारी जितनी गंदगियां हो सकती है। मैं वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं। लव जिहाद का एक किस्सा मेरे सामने का है। मेरठ का, मैं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैं उस गांव में गया। वो लड़की अपनी मर्जी से दूसरे लड़के के साथ, जो दूसरे मजहब का था, चली गई। उसको कुछ प्रेगनेंसी बिल्डअप हुई। तो हमारे यहाँ यूपी में कानून है कि बगैर पति के भाई या माँ के बाप के अलावा आप इस तरह से अबॉर्शन नहीं करा सकते। उसका अबॉर्शन हुआ और ये थोड़ी नजदीकी की लव जिहाद का केस है। पूरे देश के संगी पहुंचे, हम भी वहां पर पहुंचे। मैं चुनाव लड़ा था। आज वो लड़की 6 महीने के बाद उसी दूसरे मजहब के लड़के के साथ रह रही है। ये लव जिहाद। मेरे बाजू में, वहां से भी मुझे लोकसभा का एमपी होने का मौका मिला, बिसाड़ा का। ऐसा कभी ना आपातकाल में हुआ, ना किसी दौर में हुआ। ये जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरे समाज में एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का जानबूझ करके सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। इसलिए केजरीवाल जी जो कह के गए थे, वो दोनों बातें हैं। नजीब जेएनयू का छात्र भी था और गलती से मुसलमान भी था। मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूं। छात्रों पर जुल्म जातियां हो रही हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लोगों के इतने हौसले बढ़े हुए हैं। और रोहित में और इसमें यही समानता है कि जो पसमानदा तबके हैं सोसाइटी के, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उसको भी इसलिए मारा गया था। दलित का जब मैं बोल रहा था राज्यसभा के अंदर, 71% शेड्यूल कास्ट के बच्चे और बच्चियां हाई स्कूल पास होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और रिसर्च के लिए 0.5% बच्चे, जिसमें जेएनयू के मैक्सिमम शामिल हैं, वो रिसर्च के लिए आते हैं। और जब रोहित अपने न्याय के लिए लड़ता है तो एकलव का अंगूठा काटा गया था, उसकी जान ले ली जाती। इसलिए इन तबकों पर अत्याचार होंगे जो ये अपने सवालों के लिए संगठित होंगे। तो मित्रों, मैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता साथी बैठे हुए, इनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर उनके साफ बात कहने का वक्त आ गया है तो हमारा भी साफ जवाब देने का वक्त आ गया। क्योंकि इस वक्त में अगर चुप हो गए, इस वक्त में अगर शांत हो गए, तो जो विचार है वो भी जड़ पकड़ेगा और काफी पकड़ भी चुका है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज घोषणा की उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये मामला अदालत में चल रहा है। ये बहस होनी चाहिए सब जगह। फिर तो कोई भी अपराधी कल को थाने में जिसको सजा होगी अदालत से, जय श्री राम बोलेगा और बाहर चल देगा। कानून का राज तो चलेगा नहीं, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। कुछ भी बुरा से बुरा काम करो और सजा मिले, जय श्री राम कहो और बाहर निकल जाओ। ऐसा कभी नहीं। इसलिए जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये सही है कि कोई पहले मारा जाएगा हम में से, कोई बाद में, बचेगा कोई भी नहीं। ये भी मैं बताना चाहता हूं। एक पूरे देश में एक म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां उनका राज कायम ना हो। बताइए, वहां पे अरुणाचल में जाकर के किस तरह से सत्ता में हिस्सेदारी की है। इसलिए इस सवाल को हमें उसी अंदाज में जवाब देना है जिस अंदाज में नजीब गायब हो। उसकी मां के आंसू ये समूचे देश की माओ के आंसू हैं। आपातकाल में जब हम थे, उस समय पता नहीं पड़ता था कि कोई बच्चा कहां जाएगा, गिरफ्तार होगा। लेकिन इतनी जुल्म जातियां उस समय भी नहीं थी, जात और मजहब पहचान करके जिस तरह से आज हो रही। बहुत सावधानी के साथ जवाब देना। यहां अब तो आप तो सबसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग हो। अभी कह रहे थे कि जेएनयू के लोगों से इरफान अंसारी जी कह रहे थे इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। ये किसके पास है? जो हिंदुस्तान का बेहतरीन दिमाग है वो जेएनयू में है, और आप किसी को किसी का भी एजेंट कह करके उनसे राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट मांगते हो। राज्यसभा में बहस थी, फॉरेन सेक्रेटरी बैठा हुआ था जो कॉमरेड प्रकाश करत के समय का यही का विद्यार्थी था। तो मैंने कहा, जेएनयू के बच्चों के बारे में इस तरह से कहते हो कि तुम कौन हो
जो लो हमसे वफादारी, हमने तो जमाने को तालीमें वफा दी है। तमाम जेएनयू के लड़के और लड़कियां पढ़ करके देश के बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हैं और आप उनसे देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जंग में नजीब की मां से खास तौर से कहना चाहता हूं, चूंकि ये मेरे पड़ोस की है, मैं हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मेरे पड़ोसी भाई बहन है। मैं गाजियाबाद में हूं और वहां से बदायूं बहुत दूर नहीं है, इसलिए मेरी पड़ोसी भी हैं और उसको पहचान करके भी और छात्र के नाते भी, अगर वो एबीवीपी विरोधी नहीं हुआ होता तो शायद उसके साथ इस तरह की जुल्म जातियां ना होती। इसलिए सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल ने ठीक कहा तो इसको जेएनयू तक सीमित मत रखिए। जितने भी कैंपस है, इलाहाबाद में मैं गया था, वहां जो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, उसके वो एक लड़की पहली बार वहां के इतिहास में छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, हिंदू थी, वो नजीब के मजहब की भी नहीं थी और रोहित की बिरादरी की भी नहीं थी, वो ऊंची जात की लड़की थी। चूंकि छात्रों की गतिविधियों का हिस्सा थी, जिस रूम में रहती थी उसके बाहर इतने अश्लील नारे लिखे गए थे जो पढ़ नहीं सकते। तो वो तो मुसलमान नहीं, वो तो दलित नहीं, वो तो अलीगढ़ के ठाकुर और संभ्रांत परिवार की लड़की थी। लेकिन इनको किसी तरह का भी विरोध गवारा नहीं है। जो गोरखपुर का महंत है वो छात्र संघ का उद्घाटन करने के जाना चाहता था, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये कौन सा शिक्षाविद है भाई। गोरखनाथ का जो वो है महंत, वो कौन सा शिक्षाविद है, कौन सा आरोप है जो उस पर नहीं लगा है। तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लड़कों का कैसे आदर्श हो सकता है। क्या कोई छात्र खड़े होकर कहेगा कि योगी जी के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना, तो वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। योगी जी के बताए हुए रास्ते पर अगर लड़के लड़कियां चल दिए तो विद्यालय तो बिल्कुल पता नहीं क्या बन जाएंगे, मजनू का टीले हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई सबको लड़नी है और ये जगह जगह से सारी यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां आपके साथ देंगे। जेएनयू ने राह दिखाई है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, सारे देश का मजदूर आंदोलन मर चुका है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, नियोग ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चली है लिबरलाइजेशन की, सब खत्म हो गया है। 3 लाख किसानों से, मैं किसान परिवार का हूं, 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है, कोई आंदोलन नहीं है। मैं तो आपको सलाम करने के लिए आया हूं। जब सारे देश में मुर्दान की छाई हुई है, कम से कम जिंदगी देखने को जेएनयू के अंदर। इसलिए इस क्रांति के वैनगार्ड आप हो सकते हैं। इसमें हमारे जैसे सब पॉलिटिकल लोग आपके साथ होंगे। ऐसा देश हो गया 3 लाख लोग सुसाइड कर। हमारे यहाँ गांव में 200-250 रुपए जिसके पास कर्जा है सरकार का, उसके बाहर इश्तार लगता है कि कल शाम को ठीक 4 बजे इस किसान के फला फला जगहों पर नीलामी होगी। 4 लाख करोड़ रुपए के एनपीए देश के अंदर है, 4 लाख करोड़ के, और सब प्रधानमंत्री के साथ जहाज में विदेश व्यापार के लिए जाते हैं। एक भी पूंजीपति के घर के बाहर आज तक इश्तार नहीं लगा, किसी के नॉन अवेलेबल वारंट नहीं हुए। इसलिए सरकार ये दलित विरोधी भी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी भी है और ये किसान विरोधी भी है, पूंजीपतियों की दलाल सरकार है। इसलिए सब मिलकर के मोर्चा बड़ा बनाइए। अकेले जेएनयू के छात्रों से भी ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन यहां पर एक चिंगारी है, एक चिंगारी है। यहाँ एक शायर ने कहा कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, तो जेएनयू में कम से कम इतना तो है, उसको पकड़ करके हम आगे चल सकते हैं। और इसी के साथ में अपना क्रांतिकारी इनकलाबी सलाम करते हुए इस लड़ाई में नजीब की मां को इंसाफ मिले, नजीब को इंसाफ मिले। चूंकि नजीबों की संख्या बढ़ने ना पाए, रोहित बैमुलों की संख्या बढ़ने ना पाए, ये इंतजाम भी जेएनयू के मेरे मित्रों को, छात्रों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।